एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग टू नॉर्सेट। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप सभी की प्रिपरेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और उसी प्रिपरेशन को और एनहांस और बूस्ट करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस 6:30 जीके के सेशंस। और उस जीके के सेशन में हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे जितने भी टॉपिक जिनकी प्रोबेबिलिटी है जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी वो जो 10 क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक से आ सकते हैं वो सारे टॉपिक्स पे हम डेली बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल चुका है कि आज की वीडियो का टॉपिक है कोडिंग एंड डीकोडिंग, यानी आपको कुछ ऐसे लेटर्स दिए होंगे, उन्हें कोड किया गया होगा और आपसे एक ऐसा नेक्स्ट लेटर देके आपसे उसका आंसर पूछा जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग देखें। और इससे पहले हमने अपने फिजिक्स के चैप्टर को डिस्कस किया है, फिजिक्स के फॉर्मूले को डिस्कस किया है, चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। और आई होप कि जितने भी हम चैप्टर्स फिजिक्स में डिस्कस कर रहे हैं जिनके फॉर्मूले आप उनके घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आई रिपीट, तुमसे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी अपना जीके का सेशन। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है। जितने भी बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट हैं, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क है उनका कि इस वीडियो को लाइक करना है, सेशन को लाइक करना है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले इस क्लास को कंटिन्यू करने की। एंड आई वांट एवरीवन फुल इंटरेक्शन। सभी बच्चों के पास कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कोड्स और डिकोड्स होंगे वो तुम्हें एक पेन और पेपर की हेल्प से ही फाइंड आउट करना है और उसका आंसर देना है। सारे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा और 30 सेकेंड्स में अगर तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो उसके बाद आंसर कौन देगा? तुम्हें, मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कोडिंग एंड डिकोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, जो तुम्हारे स्क्रीन पे ये रहा। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ये ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है लगता है मुझे। ओके, तो क्वेश्चन में दिख रहा है तुम्हें, इफ नोटबुक इज कोडेड एज, ये जो वर्ड है, एंड शर्ट इज कोडेड एज दिस, तो जो टॉन वर्ड है उसको किस तरह से कोड किया जाएगा? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल ध्यान से अपना बिल्कुल दिमाग लगाना है कि किस तरह से जो नोटबुक है उसको इस वर्ड में कोड किया गया है। सिमिलर वे में शर्ट को इस वर्ड में कोड किया गया है और वही दिमाग तुम्हें इस वर्ड के लिए लगा के फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसके लिए जो टॉन वर्ड है उसका राइट कोड है। ठीक है, यानी यहाँ पे पहले क्या करना है, तुम्हें डी कोड करना है, ये जो कोड्स दिए हुए हैं इन्हें डिकोड करना है और उसके बाद फाइंड आउट करना है तुम्हें इसके आंसर। कल ही मुझे एक बच्चे ने बोला था कमेंट सेक्शन में कि जीके के सेशन अटेंड करके लगता है जैसे हम सीआईडी की क्लासेस ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे भी तुम्हें कोडिंग और डिकोडिंग करनी है। ये सीआईडी लेवल वाले तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लेवल वाले डेफिनेटली हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आंसर आ चुका है, तो अब फटाफट हम अपने आंसर देख लेते हैं। जिन बच्चों को आंसर समझ नहीं आया उन सभी के लिए एक बार आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो जैसा कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनको इस तरह से कोड किया गया है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एन को ना यहाँ पे आर बोला है इन्होंने। ठीक है, ओ को देखो यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है ओ की जगह, और ये वाले दोनों ओ पे यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है। इट मीन्स कि तुम्हारा जो यहाँ पे ओ है उसको कोड किया गया है किसके लिए? ई के लिए। जो एन है उससे क्या कोड किया गया है? आर। ठीक है, सेम इसी तरह से जो टी वर्ड है उसके लिए क्या कोडिंग है? जी। और जो बी वर्ड है उसके लिए क्या कोडिंग है तुम्हारी यहाँ पे? एल। और के वर्ड के लिए क्या कोडिंग है? एन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, आर वर्ड नहीं आया तो यहाँ से आर देखते हैं, आर के लिए क्या कोडिंग यूज की गई है? बी। तो तुम्हें अगर देखा जाए टॉन वर्ड यूज करना है, उसकी कोडिंग करनी है, तो टी की कोडिंग क्या होगी? जी। ओके, ओ की कोडिंग जैसा अभी हमें पता चल गया है ई है। ओके, आर की कोडिंग मैंने अभी बताया बी है, तो बी हो गया। देन एन की कोडिंग क्या है? आर है, तो ये आर हो गया। तो जी ई बी आर इज द राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने आंसर सी दिया है उन सभी का आंसर वेरी राइट है, वेरी गुड। इसी तरह में तुम्हें कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस करने, जरूरी नहीं है हर एक कोड में यही तुम्हारी ट्रिक अप्लाई हो। हर एक क्वेश्चन के अपने अलग ट्रिक होते हैं, तुम्हें वो ट्रिक फाइंड आउट करना है और उसकी हेल्प से तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को विजिबल हो, आई होप विजिबल है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है इफ सिस्टम इज कोडेड एज दिस एंड नियरर इज कोडेड एज दिस, देन फ्रैक्शन विल बी कोडेड एज। तो अभी आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है 30 सेकेंड्स का। जल्दी से अपना दिमाग लगाओ, फाइंड आउट करो कि सिस्टम को ऐसे किस तरह से लिखा गया है और नियरर को ऐसे क्यों लिखा गया है। जैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इनके पीछे का रीजन क्या है, तुम फ्रैक्शन का भी कोड फाइंड आउट कर लोगे। ओके, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो वो बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। मैं चाहती हूं कि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करी है, जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, वो बच्चे ये वाले क्वेश्चंस का आंसर दे, तभी पता चलेगा कि तुम अपने माइंड का यूज कर पा रहे हो या नहीं। तो फटाफट से मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम खत्म हो चुका है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सिस्टम जो है उसको इन्होंने इस तरह लिखा है। इट मीन्स इन्होंने क्या किया है, सी यहाँ पे तो दोनों वर्ड सेम ही है, इसीलिए आपको ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा, बट जो सिस्टम का TEM है उसको इन्होंने MET लिखा है, यानी कि लास्ट के वर्ड को रिवर्स कर दिया है। ठीक है, और अगर तुम फर्स्ट के वर्ड को भी रिवर्स करोगे तो वो सेम ही रहेगा, यानी फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स करना है और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स करना है। ठीक है, नियरर में भी क्या किया उन्होंने, RER को भी रिवर्स कर दिया तो सेम ही रहेगा, और NEA को रिवर्स करेंगे तो वो AEN हो जाएगा, यानी फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को ही रिवर्स करना है। तो अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 8 वर्ड्स हैं, यानी फर्स्ट 4 और सेकेंड 4 को हमें रिवर्स करना है। तो अगर तुम इस वर्ड को रिवर्स करोगे तो वो क्या आएगा आपका। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो इस वर्ड को रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CARF, और ये वाला वर्ड अगर रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका NOIT। इस तरह का जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है वही राइट आंसर है, एंड राइट आंसर इज, जल्दी बता दो, ऑप्शन A। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन A दिया है वेरी गुड। इसी तरह से तुम्हें सारे कोड्स को सॉल्व करना है और डिकोड करके राइट आंसर सेलेक्ट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आई होप क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो क्वेश्चन दिख रहा है जैसे आपको स्क्रीन पे, इफ पॉन्ड इज कोडेड एज RSTL देन हियर विल बी रिटर्न इन दैट कोड। तो हियर बताना है तुम्हें किस तरह लिखा जाएगा। अगर पॉन्ड को RSTL करके लिख रहे हैं तो आप हियर वर्ड को किस तरह लिखोगे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट अपना दिमाग लगाओ, कॉपी पेन का यूज करो। अल्फाबेट्स में तुम्हारी नंबरिंग होती है 1 से 26 तक। अल्फाबेट्स में देखो कि किस तरह से पॉन्ड को RSTL में कोड किया गया है, कितने गैप पे कौन सा लेटर यूज किया गया है, और अगर तुम्हें वो कोड फाइंड आउट कर लेते हो तो उसके बेसिस पे तुम्हें पता लगाना है कि हियर वर्ड को किस तरह कोड किया जाएगा। एंड मेरे पास बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि दी जीके और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन कराओ। मैं बताती हूँ तुम्हें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में, और उस 10 क्वेश्चंस में से तुम्हारा 2 क्वेश्चन जीके का होगा, 1 या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे होंगे, बाकी के जो तुम्हारे 5 से 6 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे तुम्हारे रीजनिंग के होंगे। और वो रीजनिंग का टॉपिक कभी फिक्स नहीं होता। तुम ऐसा कहोगे कि लास्ट ईयर इस वाले टॉपिक से आया था तो इस ईयर भी इसी टॉपिक से आएगा, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई हम यहाँ पे सारे जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑड वन आउट आपका डेफिनेटली आता है, एक इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे भी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। ओके, चलते हैं अब इसको डिकोड करते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। ओके, तो P के बाद यहाँ पे कोड किया गया है R को, O के बाद यहाँ पे कोड किया गया है S को, N के बाद कोड किया गया है T को, और D के बाद कोड किया गया है L को। ठीक है, तो P के बाद R कितनी बार में आता है, सिर्फ एक स्टेप का गैप है, P Q उसके बाद R आ जाता है। देन O के बाद S कब आता है, O के बाद आता है हमारा P आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है, यानी कि पहले में 1 का डिफरेंस था, दूसरे में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, P Q R देन S, फिर N के बाद T कब आता है, O P Q R S, तो कितने का डिफरेंस है,
पहले बार में 1 का डिफरेंस था, फिर 3 का डिफरेंस था, फिर 5 का डिफरेंस था, यानी नेक्स्ट वाले में कितने का डिफरेंस होगा अगर तुम सीरीज जानते हो तो 7 का डिफरेंस। तो देख लेते हैं डी के बाद एल क्या 7th नंबर पे आता है या नहीं। डी के बाद आता है हमारा ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के। कितने हैं ये वर्ड्स? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का डिफरेंस है। तो यानी कि आपका जो नेक्स्ट वर्ड की कोडिंग है वो किसके अकॉर्डिंग है? पहले में आपका 1 का डिफरेंस है, देन 3 का डिफरेंस है, फिर 5 का डिफरेंस है और फिर 7 का डिफरेंस है। तो इस तरह से अगर तुम कोड करो तो एच के बाद आई छोड़ के क्या आता है तुम्हारा? जे। ई के बाद एफ, जी, एच छोड़ के क्या आता है तुम्हारा? आई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ए के बाद 5th रैंक पे क्या आता है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी। एंड आर के बाद 7th पोजीशन पे क्या आता है तुम्हारा? एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, यानी कि जेड। ठीक है, तो यानी कि जेड, जे, आई, जी, जेड, ये तुम्हारा क्या बनेगा? राइट आंसर। और ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो जिन बच्चों ने आंसर सी दिया उन सभी का राइट है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। इफ गोल्ड इज कोडेड एज होम, यहाँ से ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग किसी भी टाइप की पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम जैसा डिस्कस करें सेम एज इट इज हो। लेकिन अगर तुम ये क्वेश्चंस अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कोडिंग और डिकोडिंग कैसे करनी है। ओके, यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आप सभी को विजिबल है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो कि गोल्ड को होम की तरह कोड किया गया है, कम को डन की तरह ट्रीट किया गया है, कॉर्ड को डोज की तरह लिखा गया है, तो सन्स को किस तरह लिखा जाएगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का। फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर मिल जाना चाहिए। मैक्सिमम बच्चों को आंसर देना है क्योंकि ये जो सेशन है इसके बाद तुम्हें इस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना है। तो जितना भी दिमाग लगाना है अभी इसके ऊपर दिमाग लगाना है। और एक और अनाउंसमेंट मैं कर दूं, कल 4th है एंड देन 5th है, क्योंकि 5th को आपका नीट का एग्जाम है तो आपको सारा फोकस अपने नीट के एग्जाम पे रखना है। और 5th को आप नीट का एग्जाम देके आओगे तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड होगे। तो 4th और 5th को हम ये जो फिजिक्स और जीके का सेशन है वो नहीं लेंगे। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है आज के बाद वो होगी आपकी 6th मई को। तो 6th मई को मिलते हैं जीके के अगेन सेशन पे। ठीक है, बाकी 2 दिन तुम्हें अपना जितना भी रिलैक्स करना है रिलैक्स करो। और 5th को तुम एग्जाम देके आओगे तो तुम उसके ही प्रेशर में रहोगे। तो इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास जो है वो 6th को लेंगे। 4th एंड 5th को आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी। तो टाइम्स आप। और अब चलते हैं क्वेश्चन के आंसर के ऊपर। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे कोडिंग देखते हैं किस तरह से की गई है। जी, गोल्ड को होम लिखा गया है तो जी के बाद एच यूज किया गया है, तो जी के बाद एच ही आता है। बट ओ को इन्होंने ओ ही लिखा है तो यानी ओ की जगह ओ है। एल के बाद क्या आता है? एम आता है। डी के बाद क्या आता है? ई आता है। तो चलो यहाँ पे तो 1 वर्ड वाला हो गया। यहाँ देख लेते क्या, यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस है। सी के बाद डी आता है, वेरी गुड। ओ को ओ ट्रीट किया गया है, वेरी गुड। एम के बाद एन आता है, ई के बाद ई ही आता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो ओ था तो इन्होंने ओ को ओ ही लिखा, ई था तो ई को इन्होंने ई ही लिखा। इट मीन्स कि जो वॉवेल्स हैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट्स हैं सिर्फ उसके नेक्स्ट वाला टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, तो वॉवेल्स की जगह वॉवेल्स ही आ रहा है, बस कॉन्सोनेंट्स की जगह नेक्स्ट वर्ड आ जा रहा है। ओके, तो कोड को भी देख लेते हैं। कोड जो है सी के बाद डी आता है, ओ की जगह ओ यूज किया है, फिर आर के बाद एस आता है और डी के बाद ई आता है। ओके, तो सन्स को तुम मेरे को अब तो बिल्कुल बता सकते हो तुम आंसर क्या होगा सन्स की जगह। एस के बाद क्या आता है? टी। ओ की जगह ओ यूज करना है, एम एन ओ। एन के बाद क्या आता है? ओ। फिर एस के बाद क्या आता है? टी। तो राइट आंसर क्या होगा? टी डबल ओ टी। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5th पे। और आई वॉन्ट एवरीवन पार्टिसिपेशन। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे आंसर नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन देख रहा है। क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ गलत करोगे तो तुम्हें मैं बता दूंगी कि कहाँ गलती है, लेकिन ये गलती अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तब तक तुम सीख ही नहीं पाओगे कि तुम्हें क्या सही सीखना है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके पास स्क्रीन पे। इफ ट्रुथ इज कोडेड एज दिस देन फॉल्स विल बी कोडेड एज व्हाट। तो ट्रुथ को इस तरह से कोड किया गया है, तुम्हें बताना है फॉल्स को किस तरह कोड किया जाएगा, यानी फॉल्स का जो कोडेड वर्ड है वो क्या बनेगा। तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें मैंने टाइम दे दिया। कॉपी पेन निकाल लो, फटाफट देख लो कि कहां से ट्रुथ को ऐसे लिख सकते हैं, किस वे में ट्रुथ को ऐसे लिखा जा सकता है, और फॉल्स को फिर उसी हिसाब से किस वे में तुम लिखोगे।
टाइम स्टार्ट हो चुका है और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। जितना टाइम दिया गया उसी टाइम के अंदर तुम्हें इसे सॉल्व करना है, और अगर तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो उसके फाइनल में आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा तुम्हें, मैं दूंगी। तो देख लेते हैं। ओके, तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। 10 क्वेश्चन मैंने तुम्हें वो बताया है, मैंने वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने ये बताया एग्जाम टाइम पे जब तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और जीके, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें कितना टाइम देना है, सो दैट तुम्हारे 2 घंटे में जो पेपर है वो कम से कम तुम उसे 2 से 3 बार वापस से रिवाइंड करके देख लो। तो एक बार जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके वो वीडियो जरूर देख कर आए, उससे तुम्हें आइडिया मिलेगा कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन देना है। ओके, तो देख लेते हैं अब इसका आंसर क्या है। ट्रूथ को देख लेते हैं कि किस तरह ऐसे लिखा जा सकता है। तो जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ट्रूथ में कितने लेटर्स हैं, 5, और इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर एक वर्ड के क्या है, 2 लेटर्स हैं। ओके, अब देख लेते हैं टी के बाद, टी की जगह इन्होंने 2 लेटर यूज किए हैं, एस और यू। तो एस और यू कब आता है, टी से पहले क्या आता है एस, और टी के बाद क्या आता है यू, यानी यहाँ पे कोड मिल रहा है क्या हमें। दूसरा देख लेते हैं क्या दूसरे में ऐसा हो रहा है, आर के बाद क्यू एस यूज किया गया है, तो आर से पहले क्यू आता है और आर के बाद एस आता है। वाओ, तो यहाँ पे हमें कोड मिल चुका है। तो यानी कि हमें क्या करना है, सिंपल जो लेटर है उससे एक प्रीसीडिंग वाला लिखना है और एक फॉलोइंग वाला लिखना है। तो फॉल्स में अगर देखें तो फॉल्स में एफ से पहले क्या आता है, ई, और एफ के बाद क्या आता है, जी। तो अगर हम लेटर स्टार्ट करें तो ई और जी तो बन गया हमारे पास। फिर आते हैं ए पे, ए से पहले क्या आता है, जेड, और ए के बाद क्या आता है, बी, तो यहां पे आ जाएगा जेड बी। ओके, देन फिर से आते हैं एल पे, एल से पहले क्या आता है आपका के, और एल के बाद क्या आता है आपका एम, तो ये हो जाएगा के एम। और पता है कोई भी ऐसा डिकोडिंग कोडिंग या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसमें तुम्हें इतना एंड तक नहीं जाना होता। स्टार्टिंग में इस तरह जैसा पैटर्न अगर किसी क्वेश्चन में होगा और तुम्हें पता है गारंटी होती है कि ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, तो तुम्हें डायरेक्टली उसी क्वेश्चन पे आंसर टिक कर देना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर तुम देख सकते हो तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इसके बाद अगर एस वर्ड अगर यूज करो तो एस से पहले क्या आता है आपका, एस से पहले आता है आर, और एस के बाद क्या आता है हमारा टी, तो यानी कि इसके नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हमारा आर टी। तो ऐसा वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन शायद मैंने अभी तक शो ही नहीं किया तुम्हें। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें, सी ऑप्शन जो है वो तुम्हारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा। ओके, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आराम से पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना है, तभी तुम उसका ऑप्शन या आंसर दे सकते हो। पहले ही हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है क्वेश्चन देखते ही। तो यहाँ पे देख लेते हैं, z इज इक्वल्स टू 52 दे रखा है और ACT इज इक्वल्स टू 48। तो तुम्हें पहले फाइंड आउट करना है कि ऐसा कोड कहाँ से आया होगा, और फिर तुम्हें निकालना है कि जो BAT बैट है वो किसके इक्वल होगा। तो z इज इक्वल्स टू 52, अब दिमाग लगाओ कैसे आया होगा। अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं, 26। 52 26 से कहां से आया होगा, उसका 2 टाइम्स करके, यानी इन्होंने z को कौन सी पोजीशन दी है, 52 पोजीशन दी है, यानी जो उसका एक्चुअल पोजीशन है उसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर 2 से। यानी अगर तुम 2 से 26 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आता है 52। क्या ये ACT के साथ भी फॉलो हो रहा है, तो लेट्स सी। जो A है तुम्हारा वो कौन सी रैंक पे आता है, 1 रैंक पे। 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो आएगा तुम्हारे पास 2। C आता है तुम्हारा 3rd रैंक पे, 3rd को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 6। सिमिलर वे में जो तुम्हारा T होता है वो आता है तुम्हारा 20th पोजीशन पे, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 40। अब जरा इनको प्लस कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 6 + 2 8 और 8 + 40 48, यानी कि ये बिल्कुल सही था। अब मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर कि बैट का आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे देती हूँ फटाफट से, तुम आंसर दे दो कि बैट किसके इक्वल होगा। BAT बैट जो है वो 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है तुम्हारे पास BAT, जल्दी से मुझे बता दो बैट जो है वो इनमें से किसके इक्वल होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हारे लिए, मैंने 2/3 काम कर दिया है, 1/3 काम तुम्हें करना है कि बैट जो है वो किसके इक्वल होगा। फटाफट आंसर देना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, और टाइम बिल्कुल क्विकली आंसर देना है।
ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारे पास सीधा आंसर आ जाना चाहिए। ओके, मैं बता देती हूँ तुम्हें इसका आंसर भी। और इसका आंसर जिन बच्चों ने अगर आंसर दिया है 46, तो उन सभी का आंसर सही है। वेरी गुड, क्योंकि बी की रैंक 2 है तो उसका 4 होगा, ए की रैंक 1 है तो 2 होगा, टी की रैंक मैंने तुम्हें 20 बताई तो उसका डबल 40 होगा, और इन सबको प्लस करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 46। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है तुम्हारे पास। कोडिंग वाले क्वेश्चन ना ऐसे भी आते हैं, और इसका आंसर मेरे साथ तो यही हुआ है। ऐसे वाले क्वेश्चन जब भी आते थे ना मेरे टाइम पे, जब मैंने एग्जाम देती थी, तो मेरे हमेशा गलत होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता नहीं होता था कि ऐसे वाले कोडिंग के आंसर किस तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है तुम्हें कह रहा है इफ एयर इज कॉल्ड ग्रीन, एयर को क्या कहा जा रहा है? ग्रीन। ग्रीन को क्या कहा जा रहा है? ब्लू। और ब्लू को क्या कहा जा रहा है? स्काई। स्काई को क्या कहा जा रहा है? येलो। और येलो को कहा जा रहा है वाटर, और वाटर को पिंक। ठीक है, तो तुमसे पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताऊं, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि येलो को फिर क्या कहेंगे, तो तुम मुझे जरा एक बार इसका आंसर दो कि येलो को क्या कहा जाएगा। जो सेम कोड दिया हुआ है, जो सेम स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है, उस स्टेटमेंट को पढ़ के अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि येलो को क्या कहा जाएगा, पहले जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको छोड़ के पहले हम देखते हैं येलो को क्या कहा जाएगा। ये अगर तुम्हें इसका आंसर मिल जाता है तो तुम इसका आंसर भी दे दोगे। तो येलो का मतलब होगा यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सिर्फ ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि येलो इज कॉल्ड एज वाटर। बाकी जितनी भी खिचड़ी पकी है तुम्हें कहीं नहीं जाना। मैं क्या करती थी कि अच्छा येलो को वाटर कहते हैं और वाटर को पिंक कहते हैं, तो इसका मतलब येलो को पिंक कहते होंगे। ऐसे वाले आंसर हम टिक करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं, जो एक लाइन लिखी है वही तुम्हारा आंसर। उन्होंने बोला है कि येलो को वाटर कहते हैं, तो बात खत्म। येलो का राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? वाटर, और किसी कोड पे नहीं जाना है। सेम इसी वे में तुमसे पूछा है कि जो स्काई है ना, स्काई का कलर क्या होगा। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्काई किसे कहते हैं। अगर तुमसे पूछा होता कि स्काई को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाता येलो, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। क्लियर स्काई का कलर क्या होता है। तो एक जनरली तुमसे पूछा जाए कि स्काई का, जो क्लियर स्काई होती है उसका कलर क्या होता है, तो सारे लोगों का, मोस्टली बच्चों का आंसर यही आएगा, जो क्लियर स्काई होती है उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, और ऑप्शन में ब्लू दिख गया, बच्चे आ जाएंगे टिक करके ब्लू, और यहाँ हो जाएगा सत्यानाश, क्योंकि ब्लू जो है वो तुम्हारा आंसर नहीं है। उन्होंने क्या बोला है? ब्लू इज कॉल्ड स्काई, तो राइट आंसर विल बी स्काई। तो जिन बच्चों ने स्काई सोचा, समझा और आंसर दिया उनका सही, जिन्होंने ब्लू किया उनका -0.33। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे बॉम्बे वाला क्वेश्चन आ गया, थोड़ा स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, बॉम्बे तमिलनाडु जैसे क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं क्या है, इनको भी डिकोड कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, तो वो कह रहे हैं कि बॉम्बे को ना रिटर्न किया गया है माई करके, MI एंड सिमिलर वे में तुम्हें बताना है तमिलनाडु को किस तरह से कोड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट द कोड बिटवीन बॉम्बे एंड माई। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट करो कि बॉम्बे और माई में क्या कोड है, उसके बाद ही तुम फाइंड आउट कर पाओगे कि तमिलनाडु में क्या कोड आएगा। ओके, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा राइट आंसर। ओके, तो अब चलते हैं, देखते हैं बॉम्बे को माई उन्होंने क्या सोच के लिखा होगा, और ऐसा कौन सा वर्ड आ गया जो माई हो जाता है बॉम्बे का। तो यहाँ पे देखें तो बॉम्बे में माई जो वर्ड यूज कर रहे हैं इसमें MY और MY को रिपीट कर रहे हैं। तो बॉम्बे में ये M और Y ये तो है, ये कौन सी पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे। और ये कौन सी पोजीशन पे है? 5th पोजीशन, 6th पोजीशन पे। यानी 3rd वाले को और 6th वाले को इन्होंने क्या करा है, 2 बार करके रिपीट कर दिया है। अब देखते हैं तमिलनाडु को क्या कर सकते हैं। तमिलनाडु की 3rd पोजीशन पे तो फिर से M ही है। 6th पोजीशन पे यहाँ पे कौन सा वर्ड है? 6th पोजीशन पे है हमारे यहाँ पे N, और क्योंकि ये लंबा वर्ड है तो यहाँ पे एक 9th पोजीशन पे भी ले लेते हैं U, यानी M एंड U को बार बार रिपीट कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन B देखा था और राइट आंसर दिया था MNU, ये तुम्हारे तमिलनाडु का कोड हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्लास खत्म करनी है, क्योंकि इसके बाद तुम्हें अपनी खुद की सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने बताया सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारा टाइम लेक्चर अटेंड करो, सारा टाइम इधर के नोट्स देखो, उधर के वो पढ़ो, सबकी क्लासेस देखते रहो, यूट्यूब पे देखो क्या चल रहा है, ये सारी चीजें करते रहो। लेकिन अगर तुमने सेल्फ स्टडी नहीं की,
अपना खुद का टाइम निकाल के, खुद टेबल पे बैठ के, खुद चेयर पे बैठ के, खुद से कुछ नहीं पढ़ा तो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लास्ट का 1 महीना है रिविजन के लिए, रिविजन डेफिनेटली करके ही जानी है, क्योंकि तुमने पूरे साल जो पढ़ा वो तुम्हें सीरियसली नहीं याद होगा। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हम भूल जाते हैं, तो उसको रिवाइज करना कंपलसरी है। क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे? क्वेश्चन कह रहा है पोइट्री को तुमने कोड किया है इस वर्ड में, ओवर को कोड किया है इस वर्ड में, एंड तुमसे पूछा गया है मोर को फिर किस वर्ड में कोड किया जाएगा। तो तुम्हारे पास 2 उन्होंने दे रखा है ऑलरेडी, और तुमसे थर्ड वन पूछा है कि किस तरह कोड किया जाएगा। एंड आई नो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, बिकॉज यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। और ये बात झूठ नहीं होनी चाहिए, तुम सभी को आंसर देना है। चलो ऑप्शन भी दिख ही रहे हैं तुम्हारे सामने, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। मुझे बता दो ABCD में से क्या आंसर होना चाहिए, और जो बच्चे सही आंसर देंगे प्लीज एक्सप्लेनेशन भी लिखते चले जाना। ओके, तो अब क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ। पोइट्री लिखा हुआ है, उसको कोड किया गया है QONDSQX में। पहले देखा जाए तो अगर हम देखें Q और O जो है, यहाँ पे भी O है, लेकिन O से पहले क्या आता है? N आता है। E से पहले क्या आता है? D आता है। T से पहले क्या आता है? S आता है। R से पहले क्या आता है? Q आता है। और Y से पहले क्या आता है? X आता है। यानी ये जो वर्ड है ये क्या है? एक प्रीसीडिंग वाले वर्ड इनके सामने लिखे हुए हैं, लेकिन जो ये Q और O वर्ड है वो P से एक पहले वर्ड आता है आपका O, और P के एक बाद आता है आपका वर्ड Q। क्या ओवर में भी सेम यही सीक्वेंस यूज करना है? चलो ओवर में देख लेते हैं अच्छे से। OVER, तो V से पहले क्या आता है? जल्दी बताओ। U। E से पहले क्या आता है? D। R से पहले क्या आता है? Q। तो यहाँ तो यही वर्ड हो गया। और अब O के आगे कौन सा वर्ड आता है? N, है ना। और O से पहले वाला वर्ड, O के बाद वाला वर्ड क्या होता है? P। ओके, तो यहाँ पे हमें सीक्वेंस मिल गया, यानी कि आपको सारे लेटर्स का एक प्रीसीडिंग वन लिखना है, और जो फर्स्ट लेटर है उसका फॉलोइंग वन सबसे स्टार्टिंग में आएगा। तो देख लेते हैं फटाफट मोर को कैसे लिखेंगे। तो MORE है। O से पहले क्या आता है? N ही आता है ना। R से पहले क्या आता है? Q। E से पहले क्या आता है? D। अब M से पहले क्या आता है आपका? L। और M के बाद क्या आता है? N। तो ये होगा तुम्हारा राइट आंसर, और इस वाला आंसर जिस बच्चों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और इस सेशन को एंड करते हैं, क्योंकि हमें अपने नीट के एग्जाम पे भी फोकस करना है। और उसके अलावा जो बच्चे नीट में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उन्हें सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि हमें एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके एम्स इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन फाइनल करना है। और मैं एक और बात रिपीट कर दूं, अगर जिन बच्चों का एम्स में सिलेक्शन ना होना तो प्लीज गिव अप मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम BSc नर्सिंग एम्स से ही करो। एम्स बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, नो डाउट, लेकिन अगर तुम्हें कहीं भी गवर्नमेंट कॉलेज में BSc नर्सिंग मिल रही है तो तुम्हें उसके लिए प्रॉपर उतने ही एफर्ट्स डालने हैं जितने एफर्ट्स तुम एम्स BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड तुम्हारे पास एक BSc नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए नॉर्सेट का एग्जाम देने के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए। ठीक है, वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि तुमने BSc नर्सिंग किसी प्राइवेट से की है, किसी गवर्नमेंट से की है या एम्स से की है। तो बेटर है पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करो, एम्स के लिए पूरा 100% दो। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर बैठोगे और सोचोगे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेके करोगे। तुम्हें जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल रहा है एज अ BSc नर्सिंग, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन तुम्हें फाइनल लेना ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। इन अ सर्टेन कोड कैट इज रिटन एज SATC, डियर इज रिटन एज SEARD, तो सिंह किस तरह लिखा जाएगा? क्वेश्चन आगे है और ऑप्शन तुम्हारे सामने है, और तुम्हें बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। दोनों जो कोड है ना उसमें एक चीज तो कॉमन दिख रही है सभी को कि S जो है स्टार्टिंग में ऐड कर दिया गया है। तो यानी अगर मैं सिंह का देखूं तो सिंह में भी मैंने S ऐड कर दिया। अब बाकी के वर्ड को मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो जो कैट है ना, कैट का ऑपोजिट ही तो क्या होता है? ATC। सी, यहाँ पे क्या किया गया है? C को उठा के एंड में रखा है और बाकी सेम वर्ड है। ठीक है, ओके, ऐसा ही है ना। अगर डियर में देखा जाए तो S तो पहले लगा दिया और EAR लिख दो सेम, बस जो D है उसको उठा के पीछे भेज दो। तो क्या यही कोड नहीं है? ये सेम, यही सेम कोड है। तो अगर तुम सिंग में देखो तो मैं S स्टार्टिंग में लगा दूं और वो जो स्टार्टिंग वाला S था उसको एंड में भेज के बाकी तीनों वर्ड बीच में लिख दूं, तो क्या बन जाएगा कोड मेरा? सिंग्स। और यहाँ पे ऑप्शन भी है,
तो राइट आंसर विल बी सिंक्स। तो आई होप कि तुम्हें ये क्लास का सेशन अच्छा लगा, और अच्छी लगा हो तो डेफिनेटली क्लास को लाइक करके जाना। और अगर तुम इस तरह बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। नर्सिंग टू नॉर्सेट ऐप है, वो जाके डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वहां पे तुम्हें सेम टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और तुम अच्छे से अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर पाओगे और तैयारी करके अपना एम्स में एडमिशन फाइनल कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो एंड आई नो कि तुम अपना पूरा 100% दोगे। बाय बाय, टेक केयर।